हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्टडी मटेरियल पे। फ्रेंड्स, जो आज का टॉपिक रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में 100% पूछा जाता है। सीटेट के एग्जाम में जीन प्याजे से ही 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, आपका लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। इसी के साथ आपका कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो, DSSB हो, KVS हो, किसी भी अदर स्टेट का एग्जाम हो टीचिंग का, वहाँ पे CDP से अगर क्वेश्चन आते हैं तो जीन प्याजे से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। सभी एग्जाम्स के लिए, टीचिंग एग्जाम्स के लिए इक्वल इंपॉर्टेंस रखेगा आज का ये वीडियो। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि आज इस तरीके से इस टॉपिक को ख़त्म करने वाले हैं कि एग्जाम कभी भी, कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो जहाँ पे जीन पे आ जाए, क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो से 2 से 3 नंबर आपके कवर होने वाले हैं। तो चलिए अब शुरुआत करेंगे आज के इस वीडियो की। देखो फ्रेंड, जीन पियाजे ने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, बट अब बता दूं सीटेट के एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट ये चीज़ें इस तरह से नहीं पूछी जाती हैं, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग बेस हो गया है सीटेट का एग्जाम। जो क्वेश्चन थोड़ा लेंथी रहेगा, चीज़ों को घुमा के एग्जामिनर पूछेगा, बट आप कंसेप्ट क्लियर कर लेते हो तो एग्जाम कभी जो क्वेश्चन है कभी गलत नहीं करोगे। ठीक है, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर किसी भी तरीके से क्वेश्चन को पूछ ले, आपका जो है आंसर गलत नहीं आएगा। जिन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है, जीन पियाजे ने। जो आपका फर्स्ट पॉइंट बनेगा वो है जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना था जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तु के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। मतलब कि इनके ये कहते हैं कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, छोटे से जैसे बच्चा बड़ा होता है, तो उसमें जैविक परिपक्वता, ठीक है, बायोलॉजिकल थिंकिंग, उसमें मैच्योरिटी आने लगती है। ठीक है, उसकी सोचने समझने की जो है चीज़ें बढ़ने लगती हैं, और वो वस्तुओं के बारे में, चीज़ों के बारे में अपना कंसेप्ट बना लेता है कि ये चीज़ ऐसी दिखती है। ठीक है, कोई भी वस्तु है उसका नाम लोगे उसके सामने, तो वो अपने माइंड में उसका कंसेप्ट बना लेगा कि हाँ, ये चीज़ के बारे में जो बातें हो रही हैं ये ऐसी दिखती है, यहाँ रखी होगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें वो समझने लगते हैं जैसे जैसे उनकी बायोलॉजिकल, ठीक है, मैच्योरेशन बढ़ती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता रहेंगे। ठीक है, नन्हे वैज्ञानिक उनको इसलिए कहा गया है क्योंकि वे चीज़ों की खोजबीन करते हैं। छोटे बच्चे आप देखोगे, कोई खिलौना उनको दे दो, उसको तोड़ेगा, फिर उसको जोड़ने की कोशिश करेगा, उसमें देखेगा कि क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से, तो वो खोजबीन करता है छोटा बच्चा, तो उनको सक्रिय और ज्ञान निर्माता कहा है। ठीक है, एक्टिव उनको कहा है। जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, उनके अपने सिद्धांत होते हैं, संसार में अपने सिद्धांतों की वो रचना करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ पे एक एक पॉइंट आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन 100% बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि बेस्ड की हो, जो एग्जाम में ना पूछी गई हो। ठीक है, और सीटेट के एग्जाम में जीन प्याजे से 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, और आज के इस वीडियो से आपके 2 से 3 नंबर 100% क्लियर हो जाएंगे जीन प्याजे के। कंसेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव डेवलपमेंट, ठीक है, जो इन्होंने दिया था संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, उन्होंने उस सिद्धांत में इन्होंने कुछ कंसेप्ट बताए थे। वो कंसेप्ट थे, जो फर्स्ट रहेगा वो है अनुकूलन। भाई अनुकूलन क्या रहेगा? अडॉप्शन। ठीक है, जिसको इंग्लिश में अडॉप्शन कहते हैं। ये क्या रहता है? इसमें कहा था जीन पियाजे ने कि वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। जिस भी वातावरण में आप रह रहे हो, ठीक है, जिस वातावरण में आप रह रहे हो उसको छोड़ के अगर आप कहीं और चले जाओ, गांव में रहते हो और गांव से अगर आप शहर जाते हो, तो कुछ दिन तक आपको बहुत ही अटपटा लगेगा, वहाँ पे बहुत ही अजीब लगेगा रहने में। बट क्या करोगे आप? कुछ दिन तक उस वातावरण में अपने आप को ढाल लोगे, उसी की तरह रहन सहन, उसी शहर की तरह तौर तरीके सीख के अपने आप को वहाँ पे एडजस्ट कर लोगे। ठीक है, तो उसी को कहते हैं अनुकूलन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। अनुकूलन, जो मैंने अभी आपको बताया कि वातावरण में अपने आप को ढालना अनुकूलन होता है, उसकी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, वो 2 प्रक्रिया कौन कौन सी होती हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। फर्स्ट जो प्रक्रिया रहेगी भाई, इसकी रहती है आत्मसातकरण। यहाँ पे स्टार लगा लेना, ये 100% एग्जाम में पूछी जाती है आत्मसातकरण। और ये जो है अब थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो गया पेपर, तो घुमा के पूछेगा, बट पूछेगा ऐसे ही। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी होता है सीटेट के एग्जाम में, मेन ये रहेगा, बट क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। बट आप एक ही बार क्वेश्चन को पढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना क्वेश्चन की। जब आप क्वेश्चन को पढ़ोगे अच्छे से, एक बार में ही समझ जाओगे, आंसर 100% सही ही निकलेगा। ठीक है, वहाँ गलती कर जाते हैं बच्चे, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा टाइम लग जाता है, जिस वजह से
टाइम ना बचे, इस वजह से क्वेश्चंस गलत करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आत्मसातकरण क्या रहता है? ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, ठीक है। जो आपके पास ज्ञान है उस ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण होता है, ठीक है। जैसे कि आपके पास, जैसे कि मैथ आपको आता है, ठीक है, मैथ आपको आता है, उसमें आप जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हो, सब जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। उसके बाद जब आप साइंस करोगे तो उसमें भी कुछ न्यूमेरिकल्स की टर्म आती हैं। तो जो यहाँ पे आपने मैथ सीखा, ठीक है, यहाँ पे जो आपने एग्जाम्पल सीखे मैथ में, क्वेश्चन सीखे, उन्हीं का उपयोग करके आप साइंस में उससे मदद कर रहे, तो यहाँ का जो ज्ञान है साइंस में आपके काम आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है ज्ञान को नए ज्ञान, जो आपकी नॉलेज है मैथ की, उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग आप साइंस के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो। तो ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसातकरण कहलाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप समझ सकते हो। आत्मसातकरण वो रहेगा जो आपके पास नॉलेज है, उसी नॉलेज को दूसरी नॉलेज के साथ ऐड करके आप, ठीक है, कुछ नया क्रिएट कर रहे हो, तो वो आपका आत्मसातकरण होता है। उसके बाद देखो समायोजन क्या रहता है? एकोमोडेशन जिसको इंग्लिश में बोला जाता है, ठीक है। समायोजन पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। जो आपके पास ज्ञान था, ठीक है, उसमें परिवर्तन करके जब आप नया, अब जो मैथ की आपको नॉलेज थी, ठीक है, तो ये तो नहीं है कि मैथ के सीधे सीधे जो एग्जाम जो रूल्स रहेंगे, फॉर्मूलेज रहेंगे, वो सीधे सीधे आपके साइंस में प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। उसमें चेंजिंग भी होगी, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आप जो है उसमें परिवर्तन करोगे, और परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठा के जो है उसका समायोजन करते हो, ठीक है। तो वो रहता है आपका एकोमोडेशन। क्या रहता है भाई? जो पूर्व ज्ञान है, जो पहली आपकी नॉलेज है, नॉलेज आपके पास जैसे मैथ का आपको नॉलेज थी, उसमें अब आप चेंजिंग करके, ठीक है, परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाओगे, तो वो आपका समायोजन रहेगा। मतलब दूसरी जो नॉलेज है जैसे साइंस की, उसके अकॉर्डिंग काम करके, ठीक है, तालमेल बिठाओगे, तो वो आपका समायोजन रहेगा, ठीक है। इसमें तो जो है परिवर्तन की बात की गई है, ठीक है। जो पूर्व ज्ञान है उसमें परिवर्तन करेगा नए ज्ञान के लिए, और इसमें क्या है, पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ेगा, इसमें आत्मसातकरण में जोड़ेगा और यहाँ पे परिवर्तन करेगा। तो इसी तरह से आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है, जो कि एग्जाम में ऐसे की ऐसे ही पूछी जाती हैं, ठीक है। परिवर्तन करता है आपका समायोजन में, और जो है जोड़ता है आत्मसातकरण में। साम्य धारण क्या रहता है भाई? इक्विलिब्रियम इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो इसके द्वारा जो बच्चा होगा, आत्मसातकरण और समायोजन, जो अभी हमने ऊपर जो चीज़ें पढ़ी हैं, इनमें दोनों के बीच संतुलन कायम करेगा, दोनों को इक्वल करने का कोशिश करेगा, ठीक है। ज्ञान को नए ज्ञान से भी जोड़ेगा, इसमें ज्ञान को नए ज्ञान के साथ भी जोड़ेगा, और उसमें परिवर्तन भी करेगा, दोनों ही चीज़ें इसमें करेगा। तो वो आपका साम्य धारण रहेगा, जिसमें दोनों ही चीज़ें करें, ठीक है, आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं को बीच में संतुलन कायम करे, तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, साम्य धारण हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो स्कीम्स क्या होती हैं। स्कीम्स ये आपका सेकंड हो, देखो यहाँ पे भाई ये आपका सेकंड है, ठीक है, ये आपका सेकंड है, और ये आपका थर्ड है। क्या है भाई? ये कंसेप्ट है कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के। और यहाँ इससे पहले जो आत्म का सातकरण समायोजन हमने किए थे, ये आपके अनुकूलन, जो आपका फर्स्ट हमने किया था, ठीक है, तो ये उसके पॉइंट्स थे अनुकूलन के। ये रहा आपका अनुकूलन, इसके पॉइंट थे, ठीक है। अनुकूलन आपका फर्स्ट था, उसके 2 पॉइंट हमने किया, आत्मसातकरण और समायोजन। उसके बाद जो सेकंड था, ठीक है, ये आपका सेकंड हो जाएगा भाई, ये साम्य धारण था कंसेप्ट। और उसके बाद आपका थर्ड ये है, और फोर्थ ये है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो टोटल कितने हैं? फोर्थ। फर्स्ट का जो अनुकूलन था, जो फर्स्ट वाला, उसके 2 पॉइंट थे जो हमने किए थे, आत्मसातकरण और समायोजन। उसके बाद सेकंड आपका साम्य धारण था, जो इक्वल कर रहा था उन दोनों को। थर्ड आपका स्कीम्स है, और फोर्थ आपका स्कीमा है, ठीक है। ये 4 हैं, ना कि 5। ये मिस्टेक्स हुई है थोड़ी सी, मैंने आपको क्लियर कर दी है, ठीक है। तो देखो स्कीम्स क्या होती है, स्कीम्स को आप समझ सकते हो। अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की जो ज्ञानात्मक संरचना होती है, वो आपकी स्कीम्स होती है। जो आपके अनुभव हैं, व्यवहार हैं, उनको आप संगठित कर रहे हो, ठीक है, वही आपका ज्ञानात्मक संरचना होती है, ठीक है। स्कीमा क्या होती है? देखो स्कीमा मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से ही स्टोर है, जो आपके माइंड में चीज़ें पहले से ही स्टोर हैं, जो आपके पास
जो नॉलेज है, ठीक है, वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति धारणा करना बनाता है, तो वो आपका स्कीमा होता है। जो आपके अंदर माइंड में जो स्टोर है, जो नॉलेज है, उसका प्रयोग करके किसी चीज़ के प्रति धारणा, किस कंसेप्ट बना ले, तो वो आपका स्कीमा रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको स्कीम्स और स्कीमा क्लियर हुई होंगी। उसके बाद पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट होती है, एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब ये कर लेते हैं भाई हम। देखो, संवेदी पेशीय अवस्था क्या रहती है? सेंसरी मोटर स्टेज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। जो संवेदी पेशीय अवस्था होती है, किसकी? जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी भाई, ठीक है, 4 अवस्थाओं में इन्होंने बांटी थी और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। संवेदी पेशीय अवस्था इसकी पहली अवस्था थी। सेंसरी मोटर स्टेज को इंग्लिश में कहा जाता है। 0 से 2 वर्ष इसका टाइम पीरियड रहता है, जो कि आपको ध्यान रखना है। संवेदी पेशीय अवस्था का जो टाइम पीरियड रहेगा 0 से 2 वर्ष रहेगा। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक है, ज्ञानेंद्रिय क्या हो जाती है भाई? आँख हो गई, उसके कान हो गई, जीभ हो गई, नाक हो गई, ठीक है, महसूस करता है, टच करके अपनी उसकी त्वचा हो गई, तो इनके द्वारा बच्चा सीख जाता है। ये बच्चे की ज्ञानेंद्रियां होती हैं। और इसी अवस्था में बच्चे में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण उसमें आ जाता है। वो समझ जाता है, अगर उसके सामने मोबाइल आप चला रहे हो और बच्चे से मोबाइल को छुपाओगे, तो बच्चा ढूंढ के बता देगा कि आपने मोबाइल यहाँ छुपाया हुआ है। ठीक है, तो या फिर कोई चीज़ है, तो बच्चे कंसेप्ट दाएं माइंड में बना लेगा कि वो चीज़ मम्मा वहाँ रखती हैं, पापा वहाँ रखते हैं। ठीक है, तो वो ईजिली वहाँ से लाके दे देगा। तो ये वस्तु स्थायित्व गुण होता है, बच्चे समझ जाते हैं इस एज में। उसके बाद संक्रियात्मक अवस्था जो रहती है, प्री ऑपरेशनल स्टेज इंग्लिश में इसको कहा जाता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है। इसमें क्या है, इसकी जो आपकी सबसे जो मेन बात है, वो है 2 से 7 वर्ष की इसका टाइम पीरियड होता है। 2 से 7 वर्ष का संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज इसको इंग्लिश में बोला जाता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, जब बच्चा ठीक है, जब बच्चा अमूर्त चिंतन करना शुरू करता है, उससे पहले की होती है। ठीक है, उसमें बच्चा जो है सामने चीज़ों को पे काम करता है, उससे पहले की रहेगी। 2 से 7 वर्ष का बच्चा, आपको पता होगा क्या किस हद तक सोच समझ पाता है, क्या कर पाता है, सारी ही चीज़ें इसमें करेंगे हम। ठीक है, यह क्रिया करने से पहले की अवस्था होती है, जिसमें बच्चा सामने चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, लेकिन क्रिया नहीं कर पाता। उसके सामने जो चीज़ें हैं उनको देख पाएगा, ठीक है, देख पाएगा, समझ भी सकता है, लेकिन कोई क्रिया उनके प्रति नहीं कर पाएगा। जैसे कि जीव बात एनिमिज्म, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है सीटेट के एग्जाम में। जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तु में अंतर नहीं कर पाता, सजीव निर्जीव वस्तु में किस तरह से बच्चे को नहीं पता है कि ये सजीव है निर्जीव है। छोटा बच्चा आप देखोगे 2-2.5 साल 3 साल का है, गिर जाता है, तो मम्मी पापा क्या करते हैं, ऐसे दीवार में टकरा गया तो दीवार को थप्पड़ मारेंगे, जमीन पे थप्पड़ मारेंगे कि मेरे बच्चे को लगा दी, ठीक है, चींटियों को मारेंगे। तो उसे नहीं पता ये सजीव है निर्जीव है, वो तो समझेगा कि दीवार ने गिराया, दीवार ने मारा, ठीक है, जो है फर्श पे गिरा, तो इसी की वजह से मुझको चोट लगी। तो उनको नहीं पता है कि जो है ये सजीव है या निर्जीव है। तो ये रहता है भाई, ठीक है, जीववाद। उसके बाद अहम केंद्रित क्या रहता है, ईगो सेंट्राइजेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। तो जब बच्चा यह सोचना शुरू करता है कि जो वह कर रहा है, जो वह सोच रहा है, सब कुछ वो ही ठीक है, तो वो अहम केंद्रित कहते हैं उसको। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म उसको कहते हैं इंग्लिश में। जब बच्चा सोच ले कि जो मैं कर रहा हूँ वो ही ठीक है। जैसे बच्चे कुछ खाना पीना उसको पसंद है, किसी कोई खेल उसको पसंद है, तो बच्चा जिद करेगा कि यही खेल खेलेंगे, यही ठीक है, और जो मैं कह रहा हूँ वो ही ठीक है, तो उसको कहते हैं अहम केंद्रित। ठीक है, अपल टावी, इसको क्या कहते हैं भाई, अपल टावी। इसमें मतलब देखो, इसमें बच्चे में रिवर्स नहीं कर पाता चीज़ों को। जैसे बच्चे को आप सम दोगे, 4 + 6 कितना रहेगा भाई, बच्चा बता देगा कि 10 रहेगा। बच्चा इस एज में बता देगा 4 + 6 कितने होते हैं, 10 होते हैं। बट उसी तरह बच्चे को इसको टर्म को घुमा के इस तरह से पलट के पूछे कि 6 + 4 बता अब कितना रहेगा, इसी को, तो बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, बच्चे से सम दिया जाए इस तरह से, 2 + 2 कितने रहेंगे, तो बच्चा बता देगा 4 रहेंगे। सीधे सीधे क्वेश्चन दिए जाएं, बट अगर घुमा के चीज़ें पूछी जाएं तो बच्चा नहीं बता पाएगा। ठीक है, बच्चे से पूछा जाए 4 - 2 कितना रहेगा, तो बच्चा बता देगा 2। अब बच्चे से पूछा जाए 2 - 4 क्या रहेगा, तो -2 आंसर वो नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो ये गुण बच्चे में नहीं होता है, इसी को कहते हैं अपल टाबी। ठीक है, इसमें बच्चा जो है वस्तु संख्याएं समस्या अधिक को उलट पलट नहीं सकता। मुर्दा संप्रत्यय दूरी भार
दूरी, भार, ठीक है, भार है ये भाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कंसेप्ट की इसमें कमी होती है, ठीक है। इसमें नहीं, दूरी भार कैसे भाई, देखो भार ऊंचाई क्रम, जैसे 2 गिलासों में बच्चे को जूस दे देते हैं, ठीक है, 2 गिलास हैं, एक चौड़ा है, एक ज़्यादा चौड़ा है, एक लंबा है, दोनों में समान जूस है। अगर बच्चे से कहें कि वो कौन सा लेगा तो वो लंबा वाला लेगा, उसे लगता है कि इसमें ज़्यादा है, तो उसे नहीं पता है कि यहाँ पे जो फ़र्क है चौड़ाई का और लंबाई का फ़र्क है, उस वजह से जो जूस की क्वांटिटी है उसको ज़्यादा या कम दिखाई दे रही है, उसको नहीं समझ आ रही है ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लंबा वाला गिलास चुन लेगा कि मैं ये लूँगा, तो ये उसमें नहीं पता होती है सारी चीज़ें उसको, ठीक है। तो इसकी उसमें कमी रहती है इस नॉलेज की। उसके बाद केंद्रीकरण क्या रहता है कि एक ही सेंट्रेशन, एक ही चीज़ पर फोकस करके करता है बच्चा, बाकी सारी क्वालिटी को छोड़ देगा। जैसे मोबाइल दे दिया बच्चे को तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट क्या है, बच्चा गेम ही खेलेगा, उसको गेम से मतलब है, बाकी चीज़ों से उसको कोई लेना देना है ही नहीं, तो उसको कहते हैं केंद्रीकरण। तो ये चीज़ होती है आपकी कौन सी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, प्री सेंट्रल स्टेज में। उसके बाद चलते हैं मूर्त संक्रियात्मक, ये थर्ड स्टेज थी जो जीन पियाजे ने बताई थी। मूर्त संक्रियात्मक कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज इंग्लिश में कहते हैं। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी चीज़ों को, ठीक है, चीज़ों को देखकर ही कुछ कर पाता है। उसमें क्या था, सामने रखी चीज़ को देख पा रहा था, समझ पा रहा, पर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहा था, किसमें, प्री ऑपरेशन स्टेज में। लेकिन इसमें जो है चेंज हो जाएगी चीज़ें, इसमें सामने रखी चीज़ों को देख भी पा रहा है, समझ भी पा रहा है, और सामने रखी चीज़ों पर काम भी कर पा रहा है, ठीक है। तो सामने रखी चीज़ें तभी कार्य कर पा रहा है उन पर, ठीक है। तो ये चीज़ थी, चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन कर सकता है। इस अवस्था में जो जीव बाद, ठीक है, जीव बाद, दूरी, भार, ऊंचाई, ठीक है, ये कर लेना भाई। संरक्षण, जो जितनी भी उसमें कमी थी, जैसे वो संख्याओं को उलट पलट नहीं सकता था, ठीक है, अहम केंद्रित था, उसको ज़्यादा चीज़ों से मतलब नहीं था, वो एक ही चीज़ पे फोकस था, ठीक है। और आपका भार से रिलेटेड जो चीज़ें मैंने बताई थी, उसको ये सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी इस अवस्था में। उसको पता चल जाएगा कि लंबा चौड़ा गिलास की वजह से जो जूस है वो ज़्यादा कम दिखाई दे रहा है, या फिर जो है 4+6 है, ठीक है, 4+6 है तो 6+4 भी 10 होगा। इसमें इस चीज़ का भी आंसर बच्चा दे देगा, ठीक है। जो चीज़ें उसमें वो नहीं कर पा रहा था, इस अवस्था में वो सारी ही चीज़ें सीख जाता है और सामने रखी चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया भी करने लगता है और सोचने समझने भी लगता है। मूल संक्रियात्मक। उसके बाद है आगमनात्मक, ठीक है। इसमें क्या होता है, आगमनात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग इसको इंग्लिश में कहा जाता है। मूल संक्रियात्मक अवस्था का ही पॉइंट है, इसी का ही पॉइंट है थर्ड वाले का, ठीक है। यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के रूप में आधारित होकर तर्क देने लगता है, जैसे कि पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, तो बच्चा आंसर देगा कि जरूरी है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो अवस्था है, यानी जो बच्चा है उदाहरण के रूप में आधारित होकर तर्क करने लगता है, उदाहरणों से तर्क करने लगता है, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या रहेगी, यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है, मतलब ये आखिरी वाली रहेगी जो जीन पियाजे ने दी थी। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 इसकी जो रहता है टाइम पीरियड रहता है। इसका मैंने टाइम पीरियड नहीं बताया था, इसका बता देती हूँ भाई आपको। टाइम पीरियड क्या रहेगा इसका, 7 से 11 रहेगा, ठीक है। और इससे पहले जो पूर्व संक्रियात्मक बताई थी वो 2 से 7, और समिति पेशी जो फर्स्ट वाली थी वो 0 से 2 वर्ष, ठीक है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में क्या रहेगा, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज इसको इंग्लिश में कहा जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था होती है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन कर लेता है, तो रोज कोई चीज़ उसके सामने भी नहीं है तब भी वो उन पर विचार करेगा, जैसे कि मैथ के क्वेश्चंस माइंड में ही सॉल्व करने लगता है, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने लगा, अमूर्त चिंतन, ठीक है, माइंड में ही सॉल्व, चीज़ें बेशक उसके सामने नहीं है तो उन चीज़ों पर भी वो काम करेगा, उनके प्रति भी सोच विकसित उसमें हो जाती है, ठीक है। इसमें बच्चा मूल चिंतन करने लगता है। निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर, ठीक है, नियमों के ऊपर तर्क वितर्क करने लगता है। तो ये होती है जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं। मैंने सारी ही चीज़ें करा दी, इससे बाहर एक भी चीज़ जीन पियाजे से नहीं आएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। इसी तरह से सारे ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो सीटेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं सारे ही करवा दूंगी, साथ ही साथ सारी ही शिक्षण विधियाँ हम कर लेंगे। उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। गारंटी के साथ बोलते हैं, अगर आप मेरे चैनल से तैयारी करते हो, तैयारी आप कहीं से भी करें, बट बता दूं यहाँ से तैयारी करते हो तो 120+ स्कोर आप इजीली कर जाओगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।